हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पशुओं को चिन्हित करने तथा सींग रोधन यानी कि डीहॉर्निंग जो है, सींग रहित मतलब डीहॉर्निंग, बधियाकरण और पशु आहार के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पशुओं को चिन्हित करना, पहचानने एवं ध्यान रखने के लिए। किसी भी चीज़ को चिन्हित क्यों किया जाता है? ताकि हमें याद रहे कि हमारी ये चीज़ है और हमें इसके आगे कोई काम करना है। ठीक है, तो पहचानने और ध्यान रखने के लिए जो है पशुओं को चिन्हित किया जाता है। अब इसमें पहला आता है टैग लगाना, था जिसको टैगिंग कहते हैं। टैगिंग किस में होता है? तो मुख्य तौर पे अगर जो देखा जाए तो गाय, भैंस और मुर्गियों में देखा जाता है। गाय भैंस में क्या होता है, उनके कानों में तथा मुर्गियों के पंखों या पैरों में जो है प्लास्टिक के छल्ले डालते हैं या धातु की पत्ती का जो है प्रयोग करते हैं। तो गाय भैंस में क्या होता है, उनके कानों में टैगिंग किया जाता है, जबकि मुर्गियों के पंखों या पैरों में जो है प्लास्टिक के छल्ले डालते हैं या धातु की पत्ती का प्रयोग करते हैं। यह सरल और सबसे सस्ती विधि है। अब अगला आता है दागना, जिसको ब्रांडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ठंडा एवं गर्म दागना यह अस्थायी विधि है। तो ब्रांडिंग करना, दागना ठंडा एवं गर्म स्थायी विधि है। जैसे कई बार होता है कि जब कुछ चीज़ें जल जाती हैं तो वह स्थायी तौर पे हो जाती है। शरीर का कोई अंग जैसे ठंडी के समय में कई लोगों का सीखते हुए जल जाता है तो वो स्थायी विधि हो जाता है, वो लंबे समय तक रहता है। तो ब्रांडिंग दागना क्या है, एक स्थायी विधि है। अगला है कान काटना, जिसको ईयर नॉचिंग कहते हैं। ये किस में होता है? तो ये सूअरों के लिए जो है प्रसिद्ध है, सूअर के लिए प्रसिद्ध है। और सूअर के मांस को क्या कहते हैं? तो सूअर के मांस को जो है पोर्क कहते हैं। और गोदना, जिसको टैटूइंग कहते हैं। तो बकरियों के कानों पर जो है छेद करके टैटूइंग द्वारा जो है चिन्हित किया जाता है। अब अगला है पेंटिंग, रंगना। रंगना किस में होता है? तो भेड़ों में होता है। पेंटिंग की क्रिया किस में होती है? तो भेड़ों में होती है। अब उसके बाद है डॉकिंग है। डॉकिंग जो है भेड़ों में पूंछ को काटना डॉकिंग कहलाता है। भेड़ों में पूंछ को काटना क्या कहलाता है? तो डॉकिंग कहलाता है। और पूंछ इलास्ट्रेटर द्वारा जो है 1 से 2 सप्ताह की आयु में जो काटी जाती है। पूंछ क्या होता है? इलास्ट्रेटर द्वारा 1 से 2 सप्ताह की आयु में काटी जाती है। तो पशुओं को चिन्हित करने की कौन कौन सी विधि है, जिसमें से पहला आता है टैग लगाना होता है। इसमें गाय और भैंस और मुर्गियों में मुख्यतः देखा जाता है। गाय और भैंस में क्या होता है, कानों में और मुर्गियों के पंखों या पैरों में प्लास्टिक के जो है छल्ले डाल देते हैं, धातु की पत्ती का प्रयोग या फिर धातु की पत्ती का प्रयोग करते हैं। ब्रांडिंग क्या होता है, दागना क्या होता है, यह ठंडा और गर्म दागना होता है, स्थायी विधि है। और अगला है कान काटना, जिसको नॉचकिंग कहते हैं, ईयर नॉचकिंग, यह सूअर में जो है प्रसिद्ध विधि है। अगला है गोदना, जिसको टैटूइंग कहते हैं। तो बकरियों के कानों पर जो है छेद करके जो है टैटूइंग द्वारा जो है उन्हें चिन्हित करते हैं। अगला है पेंटिंग, रंगना या भेड़ों में जो है किया जाता है। अब अगली विधि है डॉकिंग। डॉकिंग में क्या होता है कि भेड़ों में पूंछ को काटना डॉकिंग कहलाता है।
और पूछ इलास्ट्रेटर द्वारा 1 से 2 सप्ताह की आयु में जो है काटी जाती है। अब अगला है पशुओं का सींग रहित करना, जिसको डीहॉर्निंग कहते हैं। तो इसमें पहला आता है कास्टिक क्षण आता है, जिसको KOH कहते हैं। यह एक उत्तम विधि है। यह रासायनिक विधि या वैज्ञानिक विधि भी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि कास्टिक क्षण को सींग कलिका पर जो है रगड़ते हैं और सामान्यतः 7 से 15 दिन की आयु तक नवजात बच्चों मतलब पशुओं के लिए जो होता है करते हैं। तो कास्टिक क्षण जिसको KOH कहते हैं, यह क्या है कि उत्तम विधि है डीहॉर्निंग में। और इसमें क्या होता है कि रासायनिक विधि या वैज्ञानिक विधि भी यह कहलाती है। और कास्टिक क्षण को सींग कलिका पर क्या होता है रगड़ते हैं और यह सामान्यतः 7 से 15 दिन की आयु तक के जो नवजात पशु होते हैं उसमें करते हैं। अगला आता है आरी द्वारा। तो अधिक उम्र के पशुओं में जो है आरी से जो है सींगों को काटते हैं, आरी का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा उम्र के जब पशु हो जाते हैं तो डीहॉर्निंग करने के लिए आरी का प्रयोग करते हैं। आरी से उनके सींग को काट दिया जाता है। अगला आता है विद्युत डीहॉर्नर द्वारा। इसमें क्या होता है कि यह विधि जो है बछड़ों के लिए सुरक्षित है, परंतु भारत में कम प्रचलित है। विद्युत डीहॉर्नर द्वारा में क्या है कि यह बछड़ों के लिए सुरक्षित विधि है, लेकिन भारत में इसका प्रयोग कम होता है। अगला आता है प्रजनन द्वारा। इसमें सींग रहित नर और सींग युक्त मादा पशु का जो है संकरण कराने पर सींग रहित संतति प्राप्त होती है। नर कैसा रहेगा, उसके पास सींग नहीं रहेगा। मादा कैसा रहेगा, उसके पास सींग रहेगा। जब इनका संकरण कराया जाता है तो जो संतति होता है उसके आगे सींग नहीं रहता है। ठीक है। तो डीहॉर्निंग के कौन कौन से विधि हैं। पहला है कास्टिक छड़ द्वारा होता है। इसमें कास्टिक छड़ को सींग कलिका पर रगड़ते हैं और यह सामान्यतः जो है 7 से 15 दिन 7 to 15 डेज की आयु तक नवजात पशुओं के लिए करते हैं। सेकंड आता है आरी द्वारा। यह जो है अधिक उम्र के पशुओं में जो है आरी से सींगों को काटते हैं। थर्ड आता है विद्युत डीहॉर्निंग द्वारा। यह विधि जो है बछड़ों के लिए सुरक्षित है, परंतु भारत में जो है यह कम प्रचलित है। चौथा है आता है प्रजनन द्वारा। इसमें सींग रहित नर, ऐसा नर जिसके पास सींग नहीं होता है, और सींग युक्त मादा का जब संकरण कराया जाता है तो सींग रहित संतति की प्राप्ति होती है। अब अगला आता है पशुओं का बधियाकरण, कैस्ट्रेशन करना। तो नर पशु का प्रजनन शक्ति नष्ट करना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। बधियाकरण में क्या होता है, नर पशु जो रहता है उसका प्रजनन शक्ति नष्ट कर दिया जाता है। और बछिया में जो है 8 से 10 सप्ताह की आयु में किया जाता है। बछिया में कब किया जाता है, तो 8 से 10 सप्ताह की आयु में किया जाता है। अब वैज्ञानिक विधि, तो इसमें पहला आता है बर्डिजो कास्ट्रेटर द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है कि नर पशु को गिराकर अंडकोश को इस यंत्र के भीतर रखकर और शुक्रवाहिनी को इस यंत्र के जबड़े में 2 बार जोर से दबाते हैं। और यह विधि जो है 6 माह की उम्र वाले बच्चों को जो है बधियाकृत करते हैं इस विधि का प्रयोग करके। और पशुओं को बधियाकरण का मुख्य सीजन देखा जाए तो किस में करना चाहिए, कौन सा उपयुक्त है, तो शीत ऋतु है। तो बर्डिजो कास्ट्रेटर में क्या होता है कि नर पशु को गिराकर अंडकोश को इस यंत्र के भीतर रखकर शुक्रवाहिनी को जो है इस यंत्र के जबड़े से 2 बार दबाते हैं। और इस विधि से क्या होता है कि 6 माह की उम्र के बच्चों को बधियाकृत करते हैं। अगर पशुओं के बधियाकरण की बात करें कौन सा ऋतु उपयुक्त होता है, तो शीत ऋतु उपयुक्त होता है। अब अगला आता है एलेस्ट्रेटर द्वारा। इसमें क्या होता है कि अंडकोश के ऊपर रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ाते हैं। एलेस्ट्रेटर में क्या होता है, अंडकोश के ऊपर रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ाते हैं। अब टीजर बुल
क्या होता है, तो प्रौढ़ साँड़ को जनन अयोग्य करना टीजर बुल या नसबंदी साँड़ कहलाता है। कोई प्रौढ़ साँड़ है उसको जनन अयोग्य करना क्या कहलाता है, टीजर बुल कहलाता है, या फिर हिंदी में नसबंदी साँड़ कहलाता है। अब टीजर साँड़ क्या होता है, जनन अंग सक्रिय होते हैं इसके, लेकिन शुक्रवाहिनिकाओं को काट देते हैं जिससे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। तो किस साँड़ में जो है शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, तो टीजर साँड़ में जो है शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसके क्या होते हैं, जनन अंग सक्रिय होते हैं। और शुक्राणुओं का निर्माण क्यों नहीं होता, क्योंकि शुक्रवाहिकाओं को काट दिया जाता है इसमें। अब अगला आता है पशु आहार। तो गायों को सामान्यतः 2.5 kg शुष्क पदार्थ 100 kg शारीरिक भार पर प्रतिदिन देते हैं, और भैंस में क्या होता है कि 3 kg शुष्क पदार्थ 100 kg शारीरिक भार पर प्रतिदिन देते हैं, और अवसर बछिया बैल साँड़ को जो है 2.5 kg शुष्क पदार्थ जो है 100 kg शारीरिक भार पर प्रतिदिन देते हैं। तो पशु आहार में क्या है, गाय को सामान्यतः 2.5 kg शुष्क पदार्थ कितने शारीरिक भार पर देते हैं, तो 100 kg शारीरिक भार पर प्रतिदिन देते हैं रोज़। वहीं जब भैंस की बात आएगी तो भैंस के 100 kg शारीरिक भार पर प्रतिदिन 3 kg जो है शुष्क पदार्थ दिया जाता है। और वहीं अवसर बछिया बैल साँड़ की बात करें तो 2.5 kg शुष्क पदार्थ जो है 100 kg शरीर भार पर प्रतिदिन देते हैं। पशुओं को दिए जाने वाले कुल आहार यानी कि शुष्क पदार्थ में 2/3 भाग जो है चारे के रूप में देते हैं, और चारे में जो 2/3 भाग होता है सूखा चारा, तथा 1/3 भाग या 35% जो है हरा चारा देते हैं। तो और 1/3 भाग जो है रताब के रूप में दिया जाता है। तो पशुओं को दिए जाने वाला कुल आहार में शुष्क पदार्थ कितना होता है, तो 2/3 भाग होता है, 3 है तो इसका 2 भाग होता है चारे के रूप में देंगे। और फिर इसका जो है इसको भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं चारे में। 2/3 भाग क्या देंगे इसका, तो सूखा चारा देंगे, और इसका 1/3 भाग या फिर कहें 35% जो है हरा चारा देंगे। बाकी यहाँ 3 में से 2 यहाँ पे गया, फिर 1 यहाँ पे बचा, तो 1/3 भाग जो है रताब दिया जाता है। अब सूखे चारे व हरे चारे का अनुपात कितना होता है, तो सूखे चारे व हरे चारे का अनुपात 3:1 होता है। और पशुओं को रताब में 17% पाच्य प्रोटीन DCP और 7% जो है कुल पाच्य पदार्थ TDN देना चाहिए। पशुओं को रताब में क्या होता है, 17% पाच्य प्रोटीन एवं 7% जो है कुल पाच्य पदार्थ यानी कि TDN देना चाहिए। और दूध उत्पादन के लिए गाय को 1 kg रताब पर 3 kg दूध पर देना चाहिए, और भैंस को जो है 1 kg रताब पर 2.5 kg दूध पर देना चाहिए। अगर भैंस 2.5 kg, मान लीजिए कि एक भैंस है वो 2.5 kg दूध देती है, तो उसको रताब कितना देना चाहिए, उसको 1 kg देना चाहिए। वहीं अगर गाय है 3 kg जो है दूध देती है, तब उसको वहाँ पे देंगे। अंतर देख लीजिए ध्यान से, आधे का अंतर है तो 0.5 का। और जीवन निर्वाह के लिए गाय को 1 kg तथा भैंस को 1.5 kg रताब देना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए गाय को 1 kg और भैंस को 1.5 kg रताब देना चाहिए। और गाय को जो है 5 माह के गर्भ के बाद जो है 6ठे महीने से गर्भ राशन देना चाहिए। गाय को 5 माह के गर्भ के बाद 6ठे महीने से जो है गर्भ राशन देना चाहिए। और दुधारू गाय को 30 से 40 ग्राम नमक देना चाहिए। दुधारू गाय को नमक कितना देना चाहिए, तो 30 से 40 ग्राम नमक देना चाहिए। और मूंगफली की खली में नाइट्रोजन अधिक होने के कारण प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन अधिक होने के कारण प्रोटीन का यह अच्छा स्रोत माना जाता है।
तो जीवन निर्वाह के लिए गाय को 1 केजी तथा भैंस को 1.5 केजी रताब देना चाहिए। और गाय के केस में क्या है कि 5 माह गर्भ के बाद 6वें महीने से जो है गर्भराशन देते हैं। और दुधारू गाय को जो है 30 से 40 ग्राम नमक देना चाहिए। और पशुओं को रताब में 17% पाच्य प्रोटीन तथा 7% जो है कुल पाच्य पदार्थ दिया जाता है। सूखे व हरे चारे का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। और पशुओं को जो कुल आहार दिया जाता है उसका 2/3 भाग चारे के रूप में देते हैं। और उसमें से भी 2/3 भाग सूखा चारा, 1/3 भाग जो है हरा चारा देते हैं। और बाकी जो शेष 1/3 भाग था शुरुआत का, उसमें रताब दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।